नमस्कार। हम आपको जो है कल अनुच्छेद 15 के 1 बताए थे, यानी अनुच्छेद 15 के 1 बताए थे। अनुच्छेद 15 के 1 बताए थे। अनुच्छेद 15 के 1 में कहा गया है कि राज्य के द्वारा कभी भी जो है जाति, वंश, जन्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन कार्यकुशलता के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। हमने बताया था कि राज्य जो है एक विचार है और सरकार क्या है, सरकार इसके व्यवहारिक रूप है। उस राज्य के अंदर जो है संसद, विधानमंडल, संसद के अंदर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के अंदर जो है विधानमंडल के अंदर विधानसभा, विधान परिषद आ जाते हैं, और इसी में जो है एम्स आ जाता है, एम्स आ जाता है, और केंद्रीय विश्वविद्यालय भी आ जाते हैं, यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय आता है, केंद्रीय विश्वविद्यालय, एम्स आ जाते हैं। सब क्या आ जाते हैं, राज्य के अंदर आ जाते हैं। लेकिन राज्य के अंदर न्यायपालिका नहीं आता है। राज्य के अंदर एम्स, केंद्रीय विश्वविद्यालय, संसद, विधानमंडल आते हैं, लेकिन न्यायपालिका जो है इसके अंदर नहीं आता है। हालांकि एम्स का फुल फॉर्म होता है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसका फुल फॉर्म होता है। हालांकि अनुच्छेद, अब हम देखेंगे अनुच्छेद 15 के 2। अनुच्छेद 15 के 2 में कहा गया है कि जो है राज्य के अंदर कभी भी, राज्य के द्वारा कभी भी जो है जाति, वंश, जन्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन क्या इसमें यह भी कहा गया है कि कहाँ कहाँ भेदभाव नहीं होगा। तो पहला कहाँ नहीं होगा भेदभाव, तो दुकान के अंदर नहीं होगा भेदभाव, यानी दुकान के अंदर भेदभाव नहीं होगा। सार्वजनिक होटल में नहीं होगा, सार्वजनिक होटल में नहीं होगा, सार्वजनिक होटल में नहीं होगा, सार्वजनिक रेस्टोरेंट में नहीं होगा, रेस्टोरेंट में नहीं होगा, सार्वजनिक रेस्टोरेंट में भेदभाव नहीं होगा। यानी तालाब में भी भेदभाव नहीं होगा, तालाब में भी भेदभाव नहीं होगा, कुआं में भी भेदभाव नहीं होगा, यानी कुआं में भी भेदभाव नहीं होगा। लेकिन तालाब और कुआं जो है पर्सनल व्यक्ति का भी हो सकता है। जो तालाब, किसी कोई जो है स्विमिंग पूल बनाता है, अपने खुद के लिए बनाता है, कोई कुआं भी खुद के लिए खुलवाता है। अगर ये तालाब और कुआं अगर सार्वजनिक है, यानी सरकार का है, तो इसमें भेदभाव नहीं होगा। लेकिन अगर दुकान किसी पर्सनल व्यक्ति का थोड़ी होता है, सार्वजनिक होटल किसी पर्सनल व्यक्ति का थोड़ी होता है, सार्वजनिक रेस्टोरेंट सबके लिए होता है। लेकिन तालाब और कुआं जो होता है पर्सनल व्यक्ति का भी हो सकता है। अगर तालाब और कुआं जो है पर्सनल व्यक्ति का है तो उसमें भेदभाव किया जा सकता है, लेकिन अगर ये सार्वजनिक है तो भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 15 के 3। अनुच्छेद 15 के 3 में कहा गया है, अनुच्छेद 15 के 3 में कहा गया है कि राज्य के द्वारा अनुच्छेद 15 के 3 में कहा गया कि राज्य के द्वारा महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। यानी महिलाओं के लिए और बच्चों के उत्थान के लिए, महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। जैसे महिला के लिए महिला आयोग बनाया जाता है, महिला आयोग बनाया गया है, और घरेलू हिंसा निवारक अधिनियम बनाया गया है। यानी घरेलू हिंसा निवारक अधिनियम, घरेलू हिंसा निवारक अधिनियम 2005। यानी अनुच्छेद 15 के 3 में कहा गया है कि राज्य के द्वारा महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। जैसे महिलाओं के लिए महिला आयोग बनाया गया है, घरेलू हिंसा निवारक अधिनियम बनाया गया है। घरेलू हिंसा निवारक अधिनियम 2005 में बनाया गया था कि इसके तहत अगर कोई पति जो है अपनी पत्नी को पीटता है तो उसे जो है इस घरेलू हिंसा निवारक अधिनियम के तहत उसे जेल में डाल दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई पत्नी पति को पीटती है तो उसे जेल में नहीं डाला जाता है, क्योंकि पत्नी को जो है हमारे संविधान में उतना सक्षम नहीं माना गया है। हालांकि पत्नी पीटीओ ज़्यादा देती है। घरेलू हिंसा निवारक अधिनियम 2005 में बनाया गया था कि कोई अगर जो है पत्नी को पीटता है तो उसे जो है जेल हो जाएगा। लेकिन अगर पत्नी पति को पीटती है तो उसे जेल नहीं होता है। और बच्चों के लिए उत्थान के लिए बनाया गया है कि अगर कोई बच्चा जो है 18 साल से कम है, और कोई जघन्य अपराध करता है तो उसे जो है 3 साल से अधिक सज़ा नहीं दिया जा सकता है। यानी 3 साल से जो है उसे अधिक सज़ा नहीं दिया जा सकता है, उस तरह से ट्रीट नहीं किया जाएगा। उसके बाद से अनुच्छेद 15 के 3 देख लिए। उसके बाद से अनुच्छेद 15 के 4 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 15 के 4 में कहा गया है, अनुच्छेद 15 के 4 में कहा गया है
अनुच्छेद 15 के 4 को क्यों लाया गया था? अनुच्छेद 15 के 4 को जो है 1951 में इसे जोड़ा गया था। 1951 में इसे लाया गया था क्योंकि मद्रास सरकार के द्वारा मद्रास सरकार के द्वारा जो है जाति के आधार पर, यानी जाति के आधार पर आरक्षण देने लगी थी मेडिकल कॉलेज में, यानी मेडिकल कॉलेज में जाति के आधार पर जो है मेडिकल कॉलेज में मद्रास सरकार जो है जाति के आधार पर मेडिकल कॉलेज में आरक्षण देने लगी थी, जो कि अनुच्छेद 15 के 1 के खिलाफ है। जो कि अनुच्छेद 15 के 1 में कहा गया है जाति, वंश, जन्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, और ये आरक्षण के आधार पर जो है भेदभाव करने लगी थी, यानी जो है जाति के आधार पर जो है आरक्षण के देने लगी थी मेडिकल कॉलेज में, जो कि अनुच्छेद 15 के 1 के खिलाफ था। इसलिए आए उस समय 1951 में चमक दोराई राजन उस समय 1951 में आए चमक दोराई राजन। इन्होंने क्या किया कि 1951 में जो है संविधान का पहला संविधान संशोधन किया, पहला संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 15 के 4 को जोड़ा गया। और अनुच्छेद 15 के 4 में ये कहा गया है कि अनुच्छेद 15 के 4 में कहा गया है कि राज्य के द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया जाएगा। यानी जो है सामाजिक शैक्षिक रूप से जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया जाएगा। हालांकि अनुसूचित जनजाति और जाति की पहचान कैसे की जाए, इसके लिए बहुत ज़्यादा ये टसल शुरू हो गया कि आखिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है कौन, आखिर में समझाने में पहचान कैसे किया जाए, हमारे समाज में इसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की पहचान कैसे की जाए। तो इसके लिए बनाया गया कि काका कालेकर समिति 1953 में काका कालेकर समिति बनाया गया था, यानी काका कालेकर समिति बनाया गया था। लेकिन इस काका कालेकर समिति को जो कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था, यानी काका कालेकर समिति को जो है कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद से 1979 ईस्वी में जो है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल समिति बनाया गया, यानी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल समिति बनाया गया। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल समिति बनाया गया। इस बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल समिति ने बताया कि जो है देखिए कि जो पिछड़ा जाति है, जो पिछड़ी जाति है वही जो है पिछड़ा वर्ग है, यानी जो पिछड़ी जाति है वही क्या है, पिछड़ा वर्ग है। यानी पिछड़ी जाति प्लस पिछड़ा वर्ग, यानी जो पिछड़ी जाति है। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल समिति ने बताया कि जो पिछड़ी जाति है वही जो है पिछड़ा वर्ग है। इसमें कहा गया अनुच्छेद 15 के 4 में कहा गया, और अनुच्छेद 15 के 5 में हम देखेंगे कि क्या कहा गया है। अनुच्छेद 15 के 5 में अनुच्छेद 15 के 5 में कहा गया है, अनुच्छेद 15 के 5 को जो तब जोड़ा गया था कि 93वें संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया था। 93वें संविधान संशोधन के तहत जो है इस अनुच्छेद 15 के 5 को जोड़ा गया था। इस अनुच्छेद 15 के 5 में कहा गया कि जो है चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, यानी कहीं भी हो, हर शैक्षिक संस्थान में जो है पिछड़े अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया जाएगा। यानी हर शैक्षिक संस्थान में, चाहे कोई सरकारी हो या प्राइवेट हो, हर शैक्षिक संस्थानों में जो है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया जाएगा। इसमें अनुच्छेद 15 के 5 में कहा गया। उसके बाद से अनुच्छेद 15 के 6 को जो है नरेंद्र मोदी के समय ही लाया गया है। अनुच्छेद 15 के 6 भी नए हैं। अनुच्छेद 15 के 6 को 2019 ईस्वी में अनुच्छेद 15 के 6 को 2019 ईस्वी में लाया गया। 103वां संविधान संशोधन के तहत इसे लाया गया नरेंद्र मोदी के समय लाया गया। और इसमें कहा गया कि जरूरी नहीं है जो सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग है,
वो जो है आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग हो, और जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है वो सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग हो। जैसे मान लीजिए कोई SC ST व्यक्ति है लेकिन वो पैसा में सक्षम है, यानी सब कुछ में सक्षम है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो पिछड़ी जाति है वही पिछड़ा वर्ग, जो पिछड़ी जाति है वह जो है वो आर्थिक रूप से भी पिछड़ा वर्ग हो। इसलिए इसमें कहा गया कि जो है आर्थिक हितों के आधार पर भी आरक्षण दिया जाएगा, यानी कोई गरीब व्यक्ति है तो उसे आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन इसमें यह कहा गया कि वह जो आरक्षण होगा, वह जो आरक्षण दिया जाएगा, वह आरक्षण जो होगा 10% से अधिक नहीं दिया जाएगा। यानी जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा वो 10% से अधिक नहीं दिया जाएगा, अनुच्छेद 15 के 6 में कहा गया। अभी हम समझ गए। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 16 में क्या क्या कहा गया है। अनुच्छेद 16 में देख लेंगे तो अब हम अनुच्छेद 16 में देखेंगे क्या कहा गया है। अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 16 में कहा गया, अनुच्छेद 16 के 1 में कहा गया है कि राज्य के द्वारा, अनुच्छेद 16 के 1 में कहा गया है कि राज्य के द्वारा नियुक्ति और रोजगार में सबको समानता का अधिकार देगी। यानी अनुच्छेद 15 के 1 में कहा गया है कि राज्य के द्वारा नियुक्ति और रोजगार में जो है सबको जो है समान अवसर देगी, यानी समान अवसर देगी। कल को चाहे तो आप जो है आप चाहें तो UPSC का, कोई भी UPSC का जो है फॉर्म भर सकता है। यानी राज्य के द्वारा नियुक्ति और रोजगार में जो है सबको समानता का अवसर देगी, यानी सबको जो है समान अवसर देगी। और अनुच्छेद 15 के 2 में कहा गया है, अनुच्छेद 15 के 2 में कहा गया है कि राज्य के द्वारा नियुक्ति और रोजगार में केवल जाति, वंश, जन्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन कार्यकुशलता के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। इसमें से अनुच्छेद 15 के 16 के 3 में भी कहा गया है। उसके बाद से अनुच्छेद 15 के 4 में कहा गया है, अनुच्छेद 15 के 2 में कहा गया है, जो है अनुच्छेद 15 के 2 में कहा गया है कि राज्य के द्वारा नियुक्ति और रोजगार में केवल जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन कार्यकुशलता के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 16 के 2 में कहा गया है, ये 16 के 2 में कहा गया है। उसके बाद से आप देखते हैं अनुच्छेद 16 के 3 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 16 के 3 में क्या कहा गया, इसे भी देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 16 के 3 में कहा गया है कि राज्य के द्वारा निवास के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। यानी राज्य के द्वारा निवास के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। यानी राज्य के द्वारा नियुक्ति और रोजगार में निवास के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। यानी कोई अगर कोई चाइना से आता है और कहता है कि UPSC का फॉर्म भरता है, तो ऐसा नहीं होगा। यानी जो है राज्य के द्वारा नियुक्ति और रोजगार में निवास के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। अनुच्छेद 16 के 3 में कहा गया है। अनुच्छेद 16 के 4 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 16 के 4 को हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 16 के 4 में ये कहा गया है कि जो है राज्य के द्वारा किन्हीं वर्गों का आरक्षण दिया जाएगा, यानी उन्हीं वर्गों का आरक्षण दिया जाएगा जो कि सेवा में पुनर्हित नहीं है, जो सेवा में नहीं है, जिनकी जो आय कम है, जो आर्थिक से पिछड़े वर्ग है, उन्हीं को जो है आरक्षण जो है मतलब दिया जाएगा। यानी अनुच्छेद 15 के 4 में कहा गया है कि राज्य के द्वारा नियुक्ति और रोजगार में किन्हीं वर्गों को आरक्षण दिया जाएगा जो कि सेवा में पुनर्हित नहीं है। अनुच्छेद 15 के 16 के 4 में कहा गया है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि आरक्षण का जो क्या कौन विरोध करता है और किस लिए विरोध किया जाता है और इसका समर्थन क्या है, यानी आरक्षण का समर्थन क्यों किया जाता है और आरक्षण का आधार क्या है। तो हम देखेंगे आरक्षण का समर्थन, विरोध और इसका आधार हम देखेंगे। यानी आरक्षण
आरक्षण यानी आरक्षण का विरोध क्या है, इसका विरोध, और इसका हम समर्थन भी देखेंगे, यानी समर्थन क्या है, समर्थन क्या है, और इसका हम आधार देखेंगे कि आखिर इसका आधार क्या है, आधार यानी किनको किनको मिलना चाहिए, यानी इसका विरोध क्या है। तो जो इनका विरोध करते हैं, जो आरक्षण का विरोध करते हैं, वो कहते हैं कि यह जो है प्रतिस्पर्धा के खिलाफ है, यानी प्रतिस्पर्धा के खिलाफ है, यानी कंपटीशन के खिलाफ है, यानी प्रतिस्पर्धा के खिलाफ है, प्रतिस्पर्धा यह जो है प्रतिस्पर्धा के खिलाफ है, और दूसरा यह जो है समानता के खिलाफ है, समानता के खिलाफ है, और तीसरा यह कुशलता के खिलाफ है, यानी जो है कुशलता के खिलाफ है, कुशलता के खिलाफ है। यानी आरक्षण का विरोध करने वाले कहते हैं यह जो है प्रतिस्पर्धा के खिलाफ है, यानी कंपटीशन के खिलाफ है, समानता के खिलाफ है, और कुशलता के खिलाफ है, यानी स्किल के खिलाफ है। और जो है समर्थन करने वाले कहते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है, लेकिन हमारे देश में जो है स्थितियां समान नहीं है। कोई देश में जो है, कोई गांव में जो है बहुत अमीर होता है, कोई गांव में जो है बहुत गरीब होता है, किसी के पास जो है बहुत ज़्यादा संपत्ति होती है तो किसी के पास कम संपत्ति होती है, किसी के पास जो है बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है तो किसी के पास बहुत ज़्यादा कम ज़मीन होती है, कोई कोई जो है खाते खाते मरता है तो कोई बिना खाते मर जाता है। यानी जो है हमारे देश में स्थितियाँ समान नहीं हैं, यानी कोई बहुत ज़्यादा अमीर तो कोई बहुत ज़्यादा गरीब है। अगर समानता की ही बात करते हो तो सबको समान रोज़गार दो, सबको समान जो है रोज़गार दो, सबको समान जो है वेतन दो, सबको समान जो है लाइसेंस दो, यानी सबको समान दो, ऐसा होगा नहीं। इसलिए जो है आरक्षण जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसलिए आरक्षण का समर्थन करने वाले ये कहते हैं, जबकि इसका आधार क्या है, किनको किनको मिलना चाहिए, यानी आरक्षण जो है किसको किसको मिलना चाहिए। तो आरक्षण हम देख लेंगे नागरिकों के पिछड़े वर्ग को, यानी नागरिकों के पिछड़े वर्ग को, यानी किसको किसको मिलना चाहिए, नागरिकों के पिछड़े वर्ग को मिलना चाहिए, अनुसूचित जाति को मिलना चाहिए, अनुसूचित जनजाति को मिलना चाहिए। यानी आधार किनको किनको मिलना चाहिए, तो नागरिकों के पिछड़े वर्ग को मिलना चाहिए, और जो है अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को मिलना चाहिए, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को मिलना चाहिए। यानी आधार देख लिए, हम विरोध भी देख लिए, इनका समर्थन क्या है, हमारे देश में सबको अगर देना है तो सबको रोजगार दो, समानता की बात करते हो तो रोजगार दो, वेतन दो, समान लाइसेंस भी दो, यानी समान लाइसेंस दो, यानी समान लाइसेंस दो। समर्थन भी इसका देख लिए, इसका विरोध भी देख लिए। यानी हमारे देश में जो है समर्थन करने वाले ये कहते हैं कि देखो, अगर समानता की बात करते हो तो सबको समान रोजगार दो ना, सबको रोजगार दो, सबको वेतन दो, सबको जो है लाइसेंस दो, ऐसा होगा नहीं। इसलिए आधार हमारे लिए ज़रूरी है, यानी किनको किनको मिलना चाहिए, तो जो है नागरिकों के पिछड़े वर्ग को, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, आर्थिक से पिछड़े वर्ग को मिलना चाहिए। लेकिन हम देख लेते हैं अब जो है किनको किनका कितना कितना जो है मिलना चाहिए आरक्षण। तो देख अब किसका जो है कितना मिलता है, कितना कितना जो है किसको मिलता है। तो हम देख लेंगे किनको किनको मिलता है कितना। तो अनुसूचित जनजाति को, अनुसूचित जनजाति को मिलता है तो 15% दिया जाता है, जबकि अनुसूचित जाति को दिया जाता है, अनुसूचित जाति को दिया जाता है तो 15% दिया जाता है, जबकि अनुसूचित जनजाति को अनुसूचित जनजाति को 7.5% दिया जाता है, जबकि पिछड़े वर्ग को दिया जाता है तो 27% दिया जाता है, जबकि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को दिया जाता है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को दिया जाता है तो यह आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को दिया जाता है तो यह दिया जाता है 10%। यानी कुल मिलाकर 60% जो है आरक्षण दिया जाता है। लेकिन अब जो है राज्यों के द्वारा कोई जो है बढ़ा भी देता है तो कोई कम भी कर देता है। जैसे झारखंड अभी जो है 77% आरक्षण कर दिया है, SC ST OBC आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को जो है 77% कर दिया है। यानी जो है झारखंड इसको बढ़ा रहा है। हालांकि जो है
इसका जो है जनसंख्या के आधार पर जो है आरक्षण डिसाइड किया जाता है कि किसको कितना कितना मिलना चाहिए। जनसंख्या के आधार पर यह डिसाइड किया जाता है कि हमारे देश में कितना कितना किसको किसको आरक्षण मिलना चाहिए। इसलिए जो है कभी भी जो है देश जो है कभी भी जो है जातीय जनगणना नहीं कराता है। हालांकि केंद्र सरकार ये कहती है कि आप जो है राज्य चाहे तो अपनी जातीय जनगणना करा सकता है, अपना जातीय जनगणना करा सकता है। इसलिए जो है बिहार में जो है पहली बार जातीय जनगणना हो रहा है। बिहार में जातीय जनगणना करा कर यह किया जाएगा कि बिहार में देखा जाएगा कितना किसकी संख्या, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़े वर्ग की संख्या कितनी है, और इसके आधार पर आरक्षण दिया जाएगा और आरक्षण को बढ़ा घटा कर वोट का जो है अपना बढ़ाया जाएगा। इसलिए जो है पहली बार जो है भैया बिहार राज्य जो है देश का पहला ऐसा राज्य बिहार जिसने पहली बार जनगणना करा रहा है। अब जो है आरक्षण के आधार पर इसे देखा जाएगा कि इसकी जनसंख्या कितनी है और पिछड़े वर्ग को आरक्षण को बढ़ाकर जो है वोट को खींच लिया जाएगा। ये जो है पॉलिटिशियन है, बहुत बड़ा जो है इसमें पॉलिटिशियन है। इसलिए जो है बिहार में पहली बार जानते जनगणना कराया जा रहा है। 500 करोड़ का लागत है इसमें, कुछ फ़ायदा नहीं है ऐसा जो है जातीय जनगणना से। ठीक है, आज तो हम समझ गए आरक्षण और जो है अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 16 तक हम आज समझा दिए आपको। जय हिंद।